अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम सॉल्यूशन का और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं इनटू वेपर्स। उन सबस्टेंसेस को हम कहते हैं वोलेटाइल सबस्टेंसेस। वोलेटाइल सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस that can change into vapors, that can change into vapors, चाहे वो सॉलिड हो या कोई लिक्विड हो। अगर वो कन्वर्ट होगा वेपर में तो उनको हम कहते हैं वोलेटाइल सबस्टेंसेस। और एक सबस्टेंस है कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस। नॉन वोलेटाइल सबस्टेंसेस ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं दैट कैन नॉट चेंज इनटू वेपर्स, दैट कैन नॉट चेंज इनटू वेपर्स, जिनके वेपर्स नहीं बनते हैं। यानी कुछ सबस्टेंसेस वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, उनको हम वोलेटाइल सबस्टेंसेस कहते हैं। और कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनके वेपर्स नहीं बनते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सबस्टेंसेस। अब लेते हैं हम एक बीकर। उस बीकर में हम क्या करेंगे, हम कोई लिक्विड लेंगे या कोई वोलेटाइल सबस्टेंस लेंगे, खासकर वाटर। सपोज इस बीकर में वाटर है या कोई वोलेटाइल लिक्विड है। ये जो वोलेटाइल लिक्विड है इसको क्या होगा, अगर आपको पता होगी कि इस वोलेटाइल लिक्विड में वो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। यानी अगर ये वाटर है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। मगर यहां पर जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं यहां बल्क में, ये बल्क के वाटर मॉलिक्यूल है, इसको यहां से भी अट्रैक्शन होती है, यहां से भी अट्रैक्शन होती है, यहां से भी अट्रैक्शन होती है और यहां से भी अट्रैक्शन होती है। यानी ये जो वाटर मॉलिक्यूल है बल्क में, इस पे हर तरफ से अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो इस पे जो नेट फोर्स होता है, इस पे जो नेट फोर्स होता है दैट इज जीरो। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल इज जीरो। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है सरफेस पे, इसको नीचे से अट्रैक्शन है, यहां से अट्रैक्शन है, यहां से अट्रैक्शन है, यहां से अट्रैक्शन है, ऊपर से इस पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो इसको क्या है, इस पे जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है सरफेस का, इसको जो नीचे की तरफ फोर्स आएगा वो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। वो जो नेट फोर्स पूरा बनेगा उसको हम कहेंगे रेजिड्यूअल फोर्स। वो जो नीचे फोर्स आएगा इट इज कॉल्ड एफ रेजिड्यूअल। यहां तक आया समझ में। अब क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ऊपर है, ये नीचे आएगा इस फोर्स की वजह से। यहां पर एक स्पेस क्रिएट होगी, उस स्पेस पे यहां से कोई और वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। इसी तरह ये वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू मोशन में होते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होता है, आप सबको पता है कि जो भी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है देन द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क। ये याद रखो, द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स on the surface have more energy than the particles or molecules in the bulk। यानी जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो बल्क में होंगे उनकी एनर्जी कम होगी। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये कंटिन्यू मोशन में होते हैं, जिगजैग मोशन में होते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई वाटर मॉलिक्यूल नीचे से
कोलाइड करता है, ये तो हमेशा जब ये कंटिन्यूस मोशन में होंगे तो वो कोलिजन करेंगे एक दूसरे के साथ, ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह कोई वाटर मॉलिक्यूल आएगा जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में, तो ये कोलाइड करेगा सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ विद सम एनर्जी कॉल्ड रेजिडुअल एनर्जी, एनर्जी रेजिडुअल एनर्जी। आया समझ में? यानी ये जो यहां से कोई वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो टकराएगा किसके साथ? सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ, और इसको इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये सरफेस लीव करेगा। आया समझ में? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिन पे कोलिजन होगा नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल की वजह से, तो सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर्स में। तो इसी तरह यहां से वेपर्स निकलेंगे। ये आया समझ में? तो इसको हम कहेंगे इवापोरेशन। यहां तक आया समझ में? पहला पॉइंट याद रखना है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ बीकर इंक्लूड टू टाइप्स। कुछ को हम कहेंगे द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क, और होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बल्क में, उन पे नेट फोर्स होता है 0, और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होता है उन पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है। और ये भी आपको पता है जो भी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको नीचे की तरफ फोर्स होता है, तो ये नीचे आएगा, यहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी और कोई मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा। इसी तरह ये कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल जब नीचे जाएंगे वहां पर स्पेस क्रिएट होगी और वहां पर कोई नीचे से नया मॉलिक्यूल आएगा, उस सरफेस को वो ऑक्यूपाई करेंगे। इसी तरह वो कंटिन्यूस मोशन में होंगे। जब वो कंटिन्यूस मोशन में होंगे तो वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। जब वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह जो नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जब वो कोलाइड करेंगे सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा बनेगी देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस जो उनको नीचे की तरफ खींचते हैं। तो जब उनकी एनर्जी ऊपर की तरफ ज्यादा गई तो ये क्या होंगे? ये इवापोरेट होंगे, तो इनके वेपर्स बनेंगे। आया समझ में? अगर ये बीकर अब क्लोज्ड होगा, अब ये बीकर क्या है? क्लोज्ड। जब यहां से इवापोरेशन होगी तो इस लिक्विड की जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज कांस्टेंट। रेट ऑफ इवापोरेशन इज कांस्टेंट। किसी भी लिक्विड की रेट ऑफ इवापोरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है एक खास टेम्परेचर पे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब नजर रखना, जब यहां से वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो इसमें वेपर्स ज्यादा आएंगे, और वो जो वेपर्स हैं उनकी तो ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है। जब यहां पर वेपर ज्यादा है तो वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होगी, यानी वो कंडेंस होंगे, क्योंकि जब उनकी एनर्जी कम हो गई तो वो कंडेंस होना शुरू होंगे। तो जितने यहाँ पर वेपर्स हैं, जितने यहाँ पर कोलिजन्स होंगे, उतनी यहाँ पर क्या होगी? कंडेंसेशन। तो वी कैन से रेट ऑफ कंडेंसेशन, rate of condensation is directly proportional to the number of collisions between vapors। यानी जितने यहां पर वेपर्स ज्यादा होंगे उनके दरमियान कोलिजन होगी, एनर्जी लूज होगी, वो कंडेंस होंगे। आया समझ में? तो क्या होगा कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन है और ये जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन ये बराबर होगी, ये इक्वल होगी। सो एट सर्टेन टाइम, एट सर्टेन टाइम क्या होगा? रेट ऑफ इवापोरेशन ईवी इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी दोनों प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में आएंगी। वी कैन से
दोनों प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में आएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इन इक्विलिब्रियम विद रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहां तक आया समझ में? यानी रेट ऑफ इवापोरेशन कांस्टेंट होती है एक लिक्विड की एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मगर ये जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, जितने वेपर्स हैं, जितने उनके दरमियान कोलिजन्स होंगे, उससे रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होगी। अगर नंबर ऑफ वेपर्स कम है, कोलिजन्स कम है, रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगी। अगर वेपर ज्यादा है, इस स्पेस में कोलिजन ज्यादा होगी तो कंडेंसेशन ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वेपर्स। और एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में आएगी, यानी जितनी रेट ऑफ इवापोरेशन होगी उतनी ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होगी, यानी वो इक्विलिब्रियम में आएगी। यहां तक आया समझ में? उस टाइम पे यहां कुछ वेपर्स होंगे, यानी वो जो अमाउंट ऑफ वेपर्स है ना एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, वो सैचुरेट होंगे। तो यहां पर क्या होगा उस टाइम? द वेपर्स, द वेपर इज सैचुरेटेड, द वेपर इज सैचुरेटेड कहां पर? इक्विलिब्रियम में। जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इन इक्विलिब्रियम विद रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब दोनों रेट सेम होंगी, उस वक्त क्या होगा? द वेपर इज सैचुरेटेड। यहां पर जो वेपर्स होंगे इस स्पेस में वो सैचुरेट हो जाएंगे, वो एक मैक्सिमम क्वांटिटी पे रहेंगे, उससे न ज्यादा वो इंक्रीज होगी न डिक्रीज होंगी। यहां तक आया समझ में? वो जो वेपर्स हैं वो कोलिजन करेंगे विद द सरफेस ऑफ द वाटर और विद द सरफेस ऑफ द कंटेनर। वो जो कोलिजन करेंगे ना विद द सरफेस ऑफ द वाटर और विद द सरफेस ऑफ द कंटेनर, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। यहां तक आया समझ में? उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? तो यहां पर जो वेपर्स हैं वो सैचुरेट हैं, वो क्या करेंगे? वो कोलिजन करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो यहां पर डिफिनेशन लिखेंगे, द प्रेशर exerted by saturated vapors on the surface of a liquid and on the walls of the container at equilibrium या at liquid vapor equilibrium is called vapor pressure। यानी यहां जो वेपर्स हैं वो सैचुरेट हो गए, उनकी क्वांटिटी मैक्सिमम हो गई, अब वो ना इंक्रीज होगी उनकी अमाउंट ना डिक्रीज होगी उनकी अमाउंट। वो जो कोलिजन करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर या कोलिजन करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है, यहां तक नोट करो जल्दी। The pressure exerted by saturated vapors on the surface of a liquid or on the walls of the container at liquid vapor equilibrium is called vapor pressure। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये याद रखना। तो यहां पर ये भी हम कह सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट a particular temperature is called vapor pressure। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए उस टाइम के लिए। करो जल्दी।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। वाटर इन द लिक्विड फॉर्म कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, इसको हम कहते हैं इवापोरेशन, या वेपर्स विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आएंगी दोनों प्रोसेसेस। तो यहां पर जो हम प्रेशर डिफाइन करते थे वेपर्स का ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम कहते थे वेपर प्रेशर। अब जब दोनों प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में आई, यानी व्हेन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रेट हो गई दोनों प्रोसेसेस, तो ये आप सबको पता है कि व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम होता है दो प्रोसेसेस के दरमियान, वो डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस दोनों प्रोसेस के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। सो दैट इज केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर इन गैसियस एंड प्रेशर ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। और आप सबको पता है कि व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड आर इन प्योर फॉर्म, their activity coefficient or their concentration or their pressure is taken as unity. So PH2O in liquid form is equal to 1. So Kp is equal to pressure of water in gaseous phase. तो ये आपको पता है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इसी को भी हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। यहां तक आया समझ में? तो वी कैन से equilibrium constant of liquid vapor equilibrium is called vapor pressure। यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का, इसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? यहां तक नोट कीजिए जल्दी। अच्छा, अब इधर नजर रखो। अभी हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड इज कांस्टेंट एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस विद टाइम। फॉर एग्जांपल, वी प्लॉट रेट वर्सेस टाइम। रेट ऑफ इवापोरेशन कांस्टेंट होती है एक लिक्विड की, मगर रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके बराबर बनती है, रेट ऑफ इवापोरेशन के टाइम। उस वक्त जो वेपर, सैचुरेटेड वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होती है। एक टाइम आएगा वो किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा बराबर वेपर प्रेशर इवापोरेशन के बराबर, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन बनेगी बराबर रेट ऑफ इवापोरेशन के। इस टाइम पे क्या आएगा, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आएगा, और इसी पे हम डिफाइन वेपर प्रेशर करते हैं। इसी टाइम पे इसी पे हम डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर। यहां तक आया समझ में? अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर। यहां तक पहले नोट करो जल्दी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखो, ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ऑफ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। यहां तक आया समझ में? तो आप सबको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स।
वन इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड अनदर इज द टेम्परेचर। तो इसी तरह वेपर प्रेशर भी डिपेंड करेगा ओनली टू फैक्टर्स, वन इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड अनदर इज द टेम्परेचर। सो पहला क्या है, नेचर ऑफ ए लिक्विड, इसी पे ये डिपेंड करेगा। पॉइंट याद रखना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन ओनली टू फैक्टर्स, वन इज नेचर ऑफ लिक्विड, अनदर इज टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है, वी कैन से वेपर प्रेशर is inversely proportional to force of attraction between molecules of a liquid। यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में। we can say or inversely proportional to intermolecular forces। आया समझ में। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड is inversely proportional to the force of attraction between molecules or intermolecular forces। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स कम होगा, इस फोर्स को टूटने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो वेपर ज्यादा बनेंगे। जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। जब ज्यादा एनर्जी लगेगी तो वेपर्स कम बनेंगे, तो जब वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। यहां तक आया समझ में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ वेपर्स विल इंक्रीज एंड वेपर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, यह आया समझ में, सॉरी, इसका यह मतलब हुआ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ वेपर्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ वेपर्स विल इंक्रीज एंड वेपर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनको कम एनर्जी लगेगी। जब उनको कम एनर्जी लगेगी वेपर ज्यादा बनेंगे। जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, वेपर्स क्या है, वो कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बनेंगे तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर कम होगा। ये पॉइंट याद रखना। आया समझ में। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करता है कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is stronger than dipole interaction is greater than van der Waals forces। यहां तक आया समझ में। तो ये पॉइंट याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग is stronger than dipole interaction is greater than van der Waals interaction। या फोर्सेस, डिस्पर्सिव फोर्सेस, ये पॉइंट याद रखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका वेपर प्रेशर कम होगा, जिनका डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा उनका वेपर प्रेशर इनसे ज्यादा होगा, और जिनमें वान डर वाल्स फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूल्स में तो उनका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर फोर्स, वेपर प्रेशर कम, डाइपोल इससे कम है तो वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा, और सबसे वीक फोर्स है वान डर वाल्स फोर्स। जब वीक फोर्स होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यहां तक आया समझ में। तो हम सिंपल में ये बोलेंगे अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसको कम एनर्जी लगेगी ना ब्रेक होने में, तो इसके वेपर्स बनेंगे ना ज्यादा। जब वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी इसके लिए तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी,
वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। ये हमने पढ़ा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल्स फोर्सेस। जिन मॉलिक्यूल्स में वान डर वाल्स फोर्स होगा वो तो वीक फोर्स है, उनके वेपर्स ज्यादा बनेंगे और उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is less than vapor pressure of बेंजीन। ये याद रखना। क्यों? इधर नजर रखो। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर सॉल्वेंट, और पोलर मॉलिक्यूल ये डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है कि नहीं? इसी तरह यहां से कोई और वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल पॉजिटिव है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम और ये वाटर मॉलिक्यूल ये अट्रैक्ट करेंगे, ये बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। अब अगर हम बेंजीन की बात करेंगे, ये बेंजीन है, ये भी और एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्पर्सिव फोर्सेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं वान डर वाल्स फोर्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है वान डर वाल्स फोर्स, है कि नहीं? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल्स फोर्स। तो यहां एनर्जी ज्यादा लगेगी, यह एनर्जी कम लगेगी, इसके वेपर्स कम बनेंगे, इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, इसका वेपर प्रेशर फिर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर फिर ज्यादा होगा। यहां तक नोट करो जल्दी। क्वेश्चन इस पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर इन द फॉलोइंग liquids will be फ्लोरीन F2, लिक्विड सपोज, Cl2, ये भी लिक्विड में, Br2, ये भी लिक्विड में, I2 सपोज ये भी लिक्विड में। ऑर्डर क्या होगा? F2 लेस देन Cl2 लेस देन Br2 लेस देन I2। बी पार्ट, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। C, F2 greater than Cl2 equal to Br2 less than I2, none। जल्दी करो। यानी ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर क्या है अगर ये लिक्विड्स होंगे?
देखो, अगर F2 मॉलिक्यूल्स होंगे या I2 मॉलिक्यूल्स होंगे, Cl2 मॉलिक्यूल्स होंगे, I2 मॉलिक्यूल्स होंगे या Br2 मॉलिक्यूल, सॉरी, और I2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है ना। फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वान डर वाल्स फोर्स होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल के दरमियान भी वान डर वाल्स फोर्स होगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी वान डर वाल्स फोर्स होगा, और आयोडीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी वान डर वाल्स फोर्स होगा। ये सबको पता है कि बिटवीन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स देयर आर वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता है कि वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा। जब वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा किसी मॉलिक्यूल में, उसको तो थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी, उसके वेपर्स कम बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और जिसका वान डर वाल्स फोर्स कम होगा उसको उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे और उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मगर वान डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट। इन सब में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? आयोडीन का, फिर किसका? ब्रोमीन का, फिर किसका? क्लोरीन का, फिर किसका? F2 का। यानी I2 का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो वान डर वाल्स फोर्स यहां ज्यादा होंगे। F2 का मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका वान डर वाल्स फोर्स कम होगा, वेपर ज्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी F2 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, आया समझ में? इससे कम किसका होगा? Cl2 का। इससे कम किसका होगा? Br2 का। और इससे कम किसका होगा? I2 का। यानी सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा फ्लोरीन का, इससे कम होगा क्लोरीन का, इससे कम होगा आयोडीन का, इससे कम होगा इनका। यानी आयोडीन का सबसे कम होगा, इससे कम होगा ब्रोमीन, इससे ज्यादा होगा ब्रोमीन का, इससे ज्यादा होगा क्लोरीन का वेपर प्रेशर, और सबसे ज्यादा होगा F2 का वेपर प्रेशर। तो देखिए, तो इसको आएगा बी पार्ट आंसर। क्यों? क्योंकि F2 में वान डर वाल्स फोर्सेस कम है, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। यहां तक आया समझ में? ये नोट करो। अब और एक फैक्टर है, दैट इज टेम्परेचर। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर, है कि नहीं? ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है 11th में इक्विलिब्रियम में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। पढ़ा है ना ऑलरेडी? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर, वेपर प्रेशर भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना। आप लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर आल्सो वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। कुछ आया समझ में? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली वेरी करता है टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम तो ही है ना वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ही है ना वेपर प्रेशर। तो वो वेपर प्रेशर भी वेरी करेगा एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। इसका मतलब है
कि अगर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसी आएगी। आया समझ में? या आया समझ में? अब जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी करता है एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर, इसी तरह वेपर प्रेशर भी करेगा ना एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, with increase in temperature vapor pressure increases and that too increases exponentially। अब इसका यह मतलब हुआ अगर Kp1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी तरह Kp2 होगा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर 2, और इन दो के दरमियान जो रिलेशन है Kp2 डिवाइड बाई Kp1, वो 11th में आपने लिखा है ना, डेल एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई 2.303 आर इन T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। यही है ना वो इक्वेशन। और Kp2 is the vapor pressure at temperature T2, Kp1 is the vapor pressure at temperature 1। कैसे वेरी होगा यह है उसके लिए इक्वेशन। आपको पता है कि T2 ग्रेटर देन T1, जब T2 ग्रेटर देन T1 है इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है यहां लिखेंगे Kp2 डिवाइड बाई Kp1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, है कि नहीं? कोई वैल्यू आएगा ना पॉजिटिव एक्स। तो इसका यह मतलब हुआ Kp2 इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटू Kp1। तो इसका यह भी मतलब हुआ ना कि Kp2 ग्रेटर देन Kp1। सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। यहां तक आया समझ में? ये नोट करो। अब वो है dp डिवाइड बाई dt, dp डिवाइड बाई dt डिफरेंशियल फॉर्म, इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है इट इज d ln p dt, d ln p डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे बिटवीन लिमिट्स P1 P2 एंड टेम्परेचर T1 T2, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, फिर इनकी इंटीग्रेशन करोगे वहां से यही आएगी। आया समझ में? तो ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, ये भी नोट करो। ये क्वेश्चन आया है नीट 2021 में कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, तो आंसर ये था d ln p डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर। यहां तक नोट किया। एक सिंपल पॉइंट याद रखना कि वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली वेरी होता है विद टेम्परेचर। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 इज ये Kp1 एंड एट टेम्परेचर T2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kp2, इन दो के दरमियान जो रिलेशन है Kp2 डिवाइड बाई Kp1, यानी ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 एंड वेपर प्रेशर टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ये है d ln p डिवाइड बाई dt डेल एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया है, यहां तक नोट करो जल्दी।
यहां तक एक क्वेश्चन लिखो। इफ द equilibrium constant for a liquid vapor equilibrium is 0.25, the vapor pressure of the liquid will be A option 1 atmosphere, B option 2.5 atmosphere, C option 0.25 atmosphere, D option none। जल्दी करो। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इज द वेपर प्रेशर, पढ़ा था कि नहीं? तो ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, वो किसके बराबर है? 0.25 के बराबर। तो यही है ना वेपर प्रेशर, तो आंसर आएगा सी पार्ट, सिंपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज हमारे पास एक कुछ बीकर्स है, ये बीकर है, इसमें वाटर है, इट इज अ क्लोज्ड वेसल। इसी तरह और एक बीकर है, इसमें भी वाटर है। इसी तरह और एक वेसल है, ये भी क्लोज्ड है। इसी तरह और एक बीकर है, इसमें भी वाटर है। इस वेसल में भी वाटर है। अच्छा, अब इधर नजर रखो, वाटर इसमें भी है। देखो ये वाटर है, इवापोरेशन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी, यहां पर वेपर प्रेशर आएगा। सपोज यहां पर है वेपर प्रेशर 1.2 एटमॉस्फेयर, ये भी वाटर है, इसमें भी रेट ऑफ इवापोरेशन जितनी यहां पर है उतनी ही यहां पर है। अब यहां पर सरफेस ज्यादा है, वेपर ज्यादा बनेंगे, है कि नहीं? मगर वेपर प्रेशर फिर भी इतना ही होगा ना, 1.2 एटमॉस्फेयर। यहां पर जल्दी आएगा वेपर प्रेशर, क्योंकि यहां जल्दी वेपर बने, कम एरिया है और जल्दी क्या आएगा? वेपर प्रेशर। इसमें एरिया ज्यादा है, वेपर ज्यादा बनेंगे, मगर कंडेंसेशन भी ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा। इसमें भी इवापोरेशन होगी, इसमें भी कंडेंसेशन होगी। इसमें तो कम टाइम लगा था, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा इससे, मगर इसमें भी यही वेपर प्रेशर आएगा, किसके बराबर? 1.2 एटमॉस्फेयर। अब यहां पर क्या है? यहां पर भी वेपर्स बनेंगे। अच्छा, यहां पर भी कंडेंसेशन होगी, चाहे कोई भी शेप हो वेसल की, यहां पर भी वेपर प्रेशर होगा 1.2। यहां पर भी इवापोरेशन होगी,
यहां पर भी कंडेंसेशन होगी और यहां पर भी वेपर प्रेशर होगा 1.2। यहां इवापोरेशन होगी, लिक्विड सारा निकलेगा, कंडेंसेशन कुछ नहीं होगी, तो यहां पर इक्विलिब्रियम क्रिएट ही नहीं होगा, तो यहां पर वेपर प्रेशर होगा 0। अब यहां पर पॉइंट याद रखना, इसमें लिक्विड कम था, इसमें लिक्विड ज्यादा था, इसमें थोड़ा कम था इससे, है कि नहीं? इन सब की शेप डिफरेंट भी है कि नहीं? मगर वेपर प्रेशर क्या है, सब में सेम। तो वी कैन से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें सबसे कम है, इसलिए यहां पर वेपर प्रेशर क्या है, 0, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम क्रिएट ही नहीं हुआ। तो वी कैन से irrespective of the amount of the liquid, irrespective of the amount of the liquid, irrespective of the amount of the liquid, amount of liquid, या कोई भी सरफेस हो, सरफेस, यहां सरफेस कम है, यहां सरफेस ज्यादा है, यहां थोड़ी कम है, यानी इससे ज्यादा है, यहां सरफेस कम है, यहां भी कम है, कंपैरिजन में कम कम है, कुछ भी सरफेस हो, irrespective of the amount of liquid, surface area of liquid, यहां पर सरफेस एरिया कम था, यहां पर ज्यादा था, यहां पर थोड़ा कम है इससे, यानी इससे ज्यादा है। अच्छा, और क्या है, शेप एंड साइज ऑफ वेसल, आया समझ में? साइज डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, मगर वेपर प्रेशर क्या है, सब में सेम। और साइज ऑफ ऑरिफिस, यहां ऑरिफिस कम है, यहां पर ऑरिफिस ज्यादा है, यहां इससे ज्यादा है, मगर फिर भी इन दोनों में वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। साइज ऑफ ऑरिफिस irrespective of the amount of the liquid, surface area of liquid, shape and size of vessel, size of orifice, the vapor pressure of a liquid is constant at a particular temperature provided that liquid vapor equilibrium is obtained। ये पॉइंट याद रखो, यहां पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हुआ, तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या है, 0। बाकी सब में तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा ना, है कि नहीं? बाकी सब में तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, तो दैट इज व्हाई देयर इज वेपर प्रेशर। यहां तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं है, तो यहां पर वेपर प्रेशर कुछ नहीं है। बाकी सब में चाहे किसका साइज क्या है, किसमें कितना लिक्विड है, किसी की क्या शेप है, वेपर प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये पॉइंट याद रखो, जल्दी ये नोट करो। तो इसका मतलब है अगर यहां पर वेपर प्रेशर 1.2 है, यहां पर भी 1.2 है, यहां पर भी 1.2 है, यहां पर भी 1.2, यहां पर भी 1.2, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्रिएट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वेपर प्रेशर हम डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ तो कहाँ लिक्विड था, वो सारा कन्वर्ट किस में हुआ, वेपर में। जब सारा लिक्विड ही कन्वर्ट हुआ वेपर में, तो क्या यहाँ पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा? अब इसमें तो लिक्विड बचा ही नहीं, वो तो सारा वेपर गया। वेपर तो है मगर लिक्विड नहीं है, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम यहाँ क्रिएट नहीं होगा। तो प्रोवाइडेड दैट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड। यहां तक नोट करो जल्दी।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आगे के लिए जरूरत है इसी टॉपिक में, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन number of liquid molecules per unit एरिया। ये इस पे डिपेंड करता है, यानी वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। सपोज हमारे पास ये लिक्विड है पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस। अगर ये सरफेस है, इस सरफेस पे हम एक यूनिट एरिया लेते हैं। अगर इस यूनिट एरिया में 50 मॉलिक्यूल्स है, वही कन्वर्ट होंगे ना इनटू वेपर्स, 50 मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। आया समझ में? अगर 50 मॉलिक्यूल्स थे वही कन्वर्ट हुए ना वेपर्स में, और वहीं से वेपर प्रेशर डिसाइड होगा ना। अगर पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए या मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए, लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज। अगर वो डिक्रीज हो गए तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज। ये पॉइंट याद रखना कि वी कैन से कि ये जो वेपर प्रेशर है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो इस पे डिपेंड करता है। अगर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। अगर इफ द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस पर यूनिट एरिया, वेपर प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज। ये पॉइंट याद रखना, नोट करो जल्दी। यानी वेपर प्रेशर तो इन 50 मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा, होगा कि नहीं? तो यही पॉइंट हमने डिफाइन किया। अब इधर नजर रखो, अगर ये हमारे पास कोई कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, इसी तरह यहां पर और एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भी है कि नहीं? लिक्विड इट इज इन प्योर फॉर्म, इवापोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगी। यहां पर वेपर प्रेशर होगा किसका? लिक्विड ए का। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए, इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए। आया समझ में? सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इसी तरह यहां इवापोरेशन होगी बी में, फिर कंडेंसेशन होगी, यहां पर इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, इसके सैचुरेटेड वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल्स, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। उस वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डिनोटेड बाय पी नॉट बी। आया समझ में? यहां तो वेपर प्रेशर इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेपर्स ऑफ ए, यहां पर वेपर प्रेशर इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेपर्स ऑफ बी। आया समझ में? इसलिए दिस कॉल्ड प्योर वेपर प्रेशर, दिस इज प्योर वेपर प्रेशर। यहां तक आया समझ में? अब अगर हम दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स को मिलाएंगे,
ये भी वोलाटाइल लिक्विड था, ये भी वोलाटाइल लिक्विड था। अब दोनों को मिलाएंगे, उतना ही कंटेनर है, उतना ही वॉल्यूम है। अब इसमें ए भी है और इसमें बी भी है। आया समझ में? अब ए के भी वेपर्स बनेंगे और बी के भी वेपर्स बनेंगे। आया समझ में? यहां पर यूनिट एरिया में सपोज 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए थे, यहां पर भी पर यूनिट एरिया 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी थे। वही 100 कन्वर्ट होते थे ना वेपर्स में, यही 100 बी भी कन्वर्ट होते थे ना वेपर्स में, उन्हीं की वजह से वेपर प्रेशर होता है ना। अब यहां पर भी पर यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 100 ही होंगे, होंगे ना 100। अब 100 में ए भी होंगे और 100 में बी भी होंगे। 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी। आया समझ में? इसका ये मतलब हुआ ना कि पर यूनिट एरिया में ए के मॉलिक्यूल्स भी कम हुए और पर यूनिट एरिया में बी के मॉलिक्यूल्स भी कम हुए, क्योंकि यहां पर यूनिट एरिया में ए के मॉलिक्यूल्स कितने थे? 100। यहां पर यूनिट एरिया में बी के मॉलिक्यूल्स कितने थे? 100। और यहां पर यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स? 100 होंगे, मगर ए के भी होंगे, बी के भी होंगे। अब आया समझ में? यानी अब जो यहाँ वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि इनका तो अमाउंट कम हुआ ना, अब मिक्सचर है ना। अब यहां पर ए का प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी ए एंड बी का प्रेशर इज डिनोटेड पी पी। सो दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और ये पी और पी बी किसके बराबर है? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। क्योंकि ये जो पी ए है ना, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो डिपेंड करेगा ना मोल फ्रैक्शन क्या है ए की। अगर यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ज्यादा, तो उसकी वेपर्स भी बनेंगे ना ज्यादा। यानी अगर इस लिक्विड में ये हम तक है ना, हम ए ज्यादा रखेंगे या बी ज्यादा रखेंगे। अगर हमने इस मिक्सचर में ए ज्यादा रखा, सपोज ए ज्यादा रखा, जब ए ज्यादा रखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ज्यादा रखे, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन भी आएगा ना ज्यादा। जब मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा इस मिक्सचर में, उसके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे ना। जब उसके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी ज्यादा होगा ना। तो वी कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, डिपेंड्स अपॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी जितने मोल्स ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज्यादा होगा, उतना ही पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। यह आया समझ में? इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ज्यादा होगा। अगर उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कम है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। डिपेंड्स इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। आया समझ में? यानी मिक्सचर में प्योर प्रेशर नहीं होगा, पी नॉट ए नहीं होगा, पी नॉट बी नहीं होगा। इस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जिनका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। अब यहां पर होगा ना टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहां तक आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यहां तक नोट करो, आगे पढ़ना है। इसी को हम कहते हैं रोल्टस लॉ। देखो रोल्टस लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of that component in the mixture. According to Rolte's law, the partial pressure of any volatile component
of any volatile in a mixture is directly proportional to its mole fraction. यह है रोल्ट्स लॉ, ये याद रखना। यानी किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली रिलेटेड होगा। यानी पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। ये पॉइंट याद रखो। तो यहीं से आया पी ए इज पी नॉट ए का ए, यहाँ से भी डायरेक्टली रिलेटेड पी बी इज पी नॉट बी काई बी। यहाँ तक आया समझ में। यानी अगर मोल फ्रैक्शन ए का ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, अगर ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, अगर बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, अगर बी का मोल फ्रैक्शन कम होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी कम आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आएगा ना। यहां तक नोट करो जल्दी। ये आया समझ में। यानी अभी दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर में। अब अगर एक वोलेटाइल होगा दूसरा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल की वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा ना, तो प्रेशर किसकी वजह से होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से। इधर नजर रखो, यहां तक पहले नोट करो जल्दी। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, जब दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और वो क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे, अभी तक इतना याद रखो। ये जब टोटल वेपर प्रेशर है जब दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, वोलेटाइल। बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। अब अगर एक कंपोनेंट वोलेटाइल होगा दूसरा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। दूसरा केस यहां क्या होगा, व्हेन देयर इज ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। आया समझ में। जब नॉन वोलेटाइल होगा कंपोनेंट उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। सपोज हमारे पास एक लिक्विड है बीकर में, ये लिक्विड ए है, इट इज लिक्विड ए। हमने इसमें बी डाला, एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अगर हम पर यूनिट एरिया देखेंगे यहां पर सरफेस पे, इस पे जितने पहले ए मॉलिक्यूल्स है अब उतने नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर बी के भी आएंगे ना कुछ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो डिक्रीज। तो वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile component is less than the vapor pressure of a pure solvent। ये पॉइंट याद रखो। देखो इमेजिन करो पहले खाली सॉल्वेंट था, ए ही था खाली, सरफेस पे थे ना खाली ए मॉलिक्यूल्स, अभी हमने बी डाला नहीं था।
वेपर प्रेशर किसकी वजह से था? ए मॉलिक्यूल्स की वजह से। वही ए मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते थे ना वेपर्स में, क्योंकि ये वोलेटाइल था। तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। मगर जब हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाला, वो डिजॉल्व हुआ इसमें। अब इस ए के बदले किसी जगह बी भी आया, तो नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया डिक्रीज हुआ ना। जब वो डिक्रीज हुआ तो वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, खाली ए कन्वर्ट होंगे। अब पर यूनिट एरिया कम ही है ना मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स, वो कम ही मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे ना वेपर्स में। जब कम हुए होंगे कन्वर्ट वेपर्स में, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो वी कैन से अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, उसका वेपर प्रेशर कम होता है देन इट इज सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो यहां पर पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, क्योंकि पी नॉट बी काई बी इज जीरो, बिकॉज पी नॉट बी काई बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि पी बी खुद है ना जीरो, क्योंकि ये है ना नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। सो पी बी नॉट जीरो है, पी बी नॉट काई बी नॉट, पी बी नॉट काई बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि पी नॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है? नॉन वोलाटाइल। यहां तक आया समझ में? तो पॉइंट याद रखो, हमारे पास एक लिक्विड है, ये वोलाटाइल है, एक कंटेनर में है, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन होगी, वेपर प्रेशर होगा, दैट इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए। लिक्विड भी होगा, वेपराइजेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, वेपर सैचुरेट होंगे, वेपर प्रेशर होगा, दैट्स कॉल्ड पी नॉट बी। अगर दोनों वोलेटाइल होंगे, मिक्स करेंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। ये तब है जब दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल है। अब जब हमने एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल डाला, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। अगर हम पर यूनिट सरफेस देखेंगे, जब हमने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का कंपोनेंट डाला वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो पर यूनिट सरफेस पे नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे, तो पर यूनिट सरफेस पे नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स की के प्लेस पे कौन है? कुछ नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स। अब खाली वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स वेपर बनेंगे। अब तो वेपर कम बनेंगे। जब वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब है ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसका वेपर प्रेशर कम होता है देन प्योर सॉल्वेंट। अब तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, उसका सारा पी नॉट बी का भी किसके बराबर होगा? जीरो। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पी नॉट ए का। यहां तक नोट करो जल्दी। तो इसको यहां तक रिवाइज करना। इस टॉपिक को हम आगे लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बहुत सी चीजें इसमें डिस्कस करनी है। इसको और देखो, इसको समझो, इस कंसेप्ट को, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।